2 अगस्त 2019 मैं अपनी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्टॉक मार्केट में और एक स्टॉक खरीदता हूँ और अगले सिर्फ 6 महीने में वो स्टॉक 40% से क्रैश हो जाता है। यूट्यूब के ऊपर बहुत ढूंढा, न्यूज़ देखी, आर्टिकल पढ़े, हर जगह उस कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ थी। 2000 पॉइंट लुढ़कता हुआ सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन 2000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, 2100 पॉइंट, 2200 पॉइंट, 2300 पॉइंट, 2250 पॉइंट, ये है गिरावट का माहौल। और ये कंपनी कोई स्मॉल कैप या कोई पैनी स्टॉक नहीं था, ये एक लार्ज कैप कंपनी थी जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर थी। और मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस स्टॉक को बेचूं और निकल जाऊं, स्टॉक मार्केट से पूरी जिंदगी नफरत करूं और कभी वापस ना आऊं, और दूसरा मैं रुक जाता हूं। उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। लेकिन अगर ये डिसीजन गलत हो जाता तो बहुत बड़ा लॉस होता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है और आपने खुद रिसर्च करा होता है, आप डेटा जानते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये कॉन्फिडेंस जब बाजार में क्रैश आता है तो आपकी हेल्प करता है अपनी इन्वेस्टिंग पे ट्रस्ट करने में। और इस वीडियो में भी मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला। मैं आपको एजुकेट करूंगा कि अच्छे स्टॉक्स ढूंढते कैसे हैं, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बाद आपको अपनी रिसर्च करनी है और उसके बाद जाकर के इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये आपका डिसीजन होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होती है, जब मार्केट में क्रैश आता है तो खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। और आज मैं आपके साथ ऐसे ही 9 स्टॉक शेयर करूंगा जिनके अंदर आने वाले 10 से 15 सालों में पोटेंशियल दिखता है। अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसके अंदर आपको क्या लगता है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है? इसका दूसरा हिस्सा दिखाता हूं। अब आपको क्या लगता है कि यहां पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या ऑल टाइम हाई पे है? अब मैं आपको इसका तीसरा हिस्सा दिखाता हूं। आपको क्या लगता है कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अपने ऑल टाइम हाई पे है? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा तीनों सेक्शन के अंदर कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, अब इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। और यही गलती करता है एक रिटेल इन्वेस्टर। जब उसे एक अच्छी कंपनी दिख रही होती है, वो ग्रो कर रही होती है, उसे सिर्फ ये लगता है कि अब ये मेरे हाथ से निकल गई, गिरेगी तो खरीदूंगा। और जब गिरती है तो खरीदने की हिम्मत नहीं होती, और बाद में कहते रहते हैं कि ये कंपनी तो बहुत बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो जाएगी। बड़ी कंपनी और बड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, ये डेवलप्ड नेशन नहीं है। अब कंपनीज को एनालाइज करने से पहले ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखना, ताकि आप अपने लिए भी आगे कंपनी ढूंढ पाओ और डीप एनालिसिस कर पाओ। सबसे पहला फैक्टर, मोनोपोली या नियर मोनोपोली होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ उसके अंदर दिखनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, लो डेट। कभी भी किसी कंपनी पे अगर कर्जा कम है तो किसी भी सिचुएशन के अंदर सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि कर्जा एक ऐसी चीज होती है जो इंसान हो या कंपनी, दोनों को ले डूबता है। तो अब इन तीनों के तीनों पैरामीटर के ऊपर अगर आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने और उसको डीप एनालाइज करना, तो हमें एक तगड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे हम स्क्रीनर बना पाए, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा पाऊं, और साथ के साथ आप इस स्क्रीनर के अकॉर्डिंग अपने लिए स्टॉक्स ढूंढ पाओ, क्योंकि हर टाइम पे जो स्टॉक्स होंगे वो काफी अलग होने वाले हैं। तो अब हम जानते हैं स्ट्रेटेजीज के लिए मुझे स्क्रीनर पे आना है। मैंने एक स्ट्रेटेजी ऑलरेडी पब्लिश करी हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें हमने कंसीडर करी है। सबसे पहली चीज, अगर मैं लिखूंगा तो इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले लिखा हुआ है। पहला है पीजी रेशियो। ये कैसे आता है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग टू ग्रोथ। ठीक है, मतलब क्या है कि ये वैल्यूएशन एक मेट्रिक है जो एक पीई रेशियो का एनहांस्ड वर्जन है। 1.2 हमने यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब एक अच्छी कंपनी होगी तभी इस कैटेगरी में आएगी। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे जो मार्केट कैप रखी है वो ग्रेटर देन 20,000 करोड़ का है, क्योंकि हमें स्मॉल कैप कंपनी नहीं चाहिए, हमें ज्यादा अच्छी कंपनी चाहिए। दूसरा हमने रखा है सेल्स 5 ईयर के अंदर 10% से ज्यादा बढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, जो कंपनी लगातार 5 साल तक 10% से ज्यादा सेल कर रही है, तो ये कोई भी रैंडम कंपनी नहीं होगी, इसके पीछे के जो फंडामेंटल्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, वो स्ट्रांग होगा। जो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की, वो ग्रेटर देन 10% से होनी चाहिए। कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली कंपनी मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक एंड का ऑप्शन आता है। ये एंड का ऑप्शन क्या करता है कि इसके साथ साथ मुझे ये वाले पैरामीटर्स भी चाहिए, राइट? जैसे आरओसी लास्ट 5 इयर्स का 15 के ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कंपनी लगातार आरओसी 15 के ऊपर कर रही है, कि उसके पास जो कैपिटल है उसको यूज करके 50% से ज्यादा ग्रो कर पा रही है, ये एक अच्छा साइन होता है कंपनी का। जो हमारा आरओई है 15 से ज्यादा होना चाहिए, एक अच्छा साइन होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कितना मिल रहा है। इसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पीबी मतलब प्राइस टू बुक। जिस भी कंपनी का प्राइस टू बुक 5 या उससे कम है, वो कंपनियां अच्छी होती हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनीज है वो ढूंढ करके निकाल सकते हैं। दूसरा है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, क्योंकि
फाइनेंस और एनबीएफसी कंपनी में आरओए रिटर्न ऑन एसेट 2 से ऊपर है तो ज़्यादा अच्छा है, वो कंपनी काफ़ी अच्छे अपने रिटर्न ऑन एसेट पर निकाल पा रही है। जब आप इसको रन करोगे तो आप तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। इन स्टॉक्स के नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पैरामीटर्स को जिस भी स्टॉक्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट करा है ये ही कंपनियां यहाँ पे मिलेगी। मतलब क्या है, हमने यहाँ से इमोशन हटा दिया है, हमने यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी हैं, हमें सिर्फ अच्छी कंपनी मिलेगी, यहाँ पे कोई इमोशन इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं इसका बैक टेस्ट करके दिखा दूँ आपको तो इस पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म करा और हमारे बेंचमार्क ने कैसा परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 5 साल के अंदर, ये प्रूव करता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। अभी वाली जो स्ट्रेटेजी है इसको मैंने ऑलरेडी पब्लिश करा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी कंपनीज आप जाकर के देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन इन सारी कंपनीज में से भी जो कंपनीज मुझे पसंद है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। एनालिसिस पर्सपेक्टिव से कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो शार्पली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब सबसे पहला वो स्टॉक है जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी और ऐसा लग रहा था कि क्या ये स्टॉक रिकवर कर भी पाएगा या फिर नहीं। ये अपने सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर है, उसके बाद भी 40% तक गिर गया था और इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। और इंडिया के अंदर जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 17% का है, जबकि यूएस के अंदर 97% का है। मतलब जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है और पूरी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया के अंदर जो नई जनरेशन आ रही है उनको आईफोन चाहिए ईएमआई के ऊपर, पैसे जेब में नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो आने वाली जनरेशन की वजह से बढ़ सकता है। जब भी हम बजाज फाइनेंस या किसी भी एनबीएफसी कंपनी की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में होता है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये कंपनी एनपीए को मैनेज करने में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी निकल के आई है हिस्टोरिकली, और इसी वजह से जब मेरा पोर्टफोलियो 40% से ज्यादा गिरा, हर जगह तबाही थी, हर जगह इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, हर कोई कहता था कि लॉकडाउन लग चुका है, अब यहां पे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास वो गट था, मुझे समझ आ रहा था क्योंकि रिसर्च करी हुई थी इन्वेस्ट करने से पहले, और इसी वजह से मैंने इसे होल्ड किया। और लास्ट 7 सालों में इसने मेरे पोर्टफोलियो में एक बड़ी जगह बना ली है। लोग कहते रहे ये ऑलरेडी बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है। ये 7 साल पहले की भी कहानी थी, आज की भी कहानी और 7 साल बाद की भी कहानी होगी। लेकिन याद रखना, जो बताया था, इंडिया इमर्जिंग नेशन है, बड़े होने के लिए अभी बहुत बड़ी मार्केट खाली है। हमारी जो अगली कंपनी है वो लोगों की नजरों में आती ही नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि और कितनी बड़ी हो जाएगी। आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये कंपनी सिर्फ अप ट्रेंड में रहती है। हाँ, बीच बीच में 20-30% के आसपास क्रैश करती है, लेकिन जो इनकी बैलेंस शीट है वो अपने आप को प्रूव करती है और एसयूवी मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। थार, स्कॉर्पियो, एसयूवी 700 इंडियन रोड के ऊपर हर तीसरी एसयूवी महिंद्रा एंड महिंद्रा की दिखेगी। इसलिए जो हमारा अगला स्टॉक है उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका जो टॉप लाइन है आपको कंसिस्टेंट ग्रो होता हुआ दिख रहा है, इसका जो बॉटम लाइन है ये कंसिस्टेंट आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया है, एफआईआई ने यहाँ पे जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम करी है। लेकिन याद रखना, स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर गई है, और ये स्टोरी सिर्फ आज की नहीं है, ये स्टोरी पिछले 10 साल की है। और इंडियन मार्केट में आपको लगता है कि एसयूवी के अलावा इस समय पे कोई दूसरी गाड़ी बिकती भी है? हैचबैक और सिडान तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, या तो मिनी एसयूवी बिक रही है या फिर एसयूवी बिक रही है, और जिसके अंदर ये मार्केट लीडर है। हमारी जो अगली कंपनी है ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस सेक्टर पे लोगों का भरोसा नहीं है। दूसरी चीज, जब इसके अंदर भरोसा आया तो ये कंपनी भागने लगी, लेकिन फिर ये जब गिरी तो लोगों को लगा काफी महंगी हो चुकी है। वही दूसरा आंसर जो हर कोई आपको देता रहता है कि एक्सपेंसिव हो चुकी है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, डेटा सेंटर के अंदर कॉपर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और कॉपर को माइन करना इतना आसान नहीं है। कॉपर को निकालने में, नहीं माइने सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। कॉपर इज न्यू गोल्ड करके जो कीवर्ड था वो ट्रेंड भी कर रहा था, लेकिन जब रिसेंट करेक्शन आया तो सब इस कंपनी के बारे में भूल गए, और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप इसके स्टेटमेंट देखोगी तो जो टॉप लाइन है ये आपको लगातार ग्रो होते हुए दिख रही है, जो बॉटम लाइन है यहां पर भी आपको लगातार ग्रोथ होते हुए दिख रही है, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये कंसिस्टेंट दिख रही है। और प्रमोटर में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें से होल्डिंग कम करी है, लेकिन खरीदी किसने है? एफआईआई ने। मतलब अगेन स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड, यहाँ पे जो होल्डिंग है ये पास हुई है। फॉर श्योर यहाँ पे जो वैल्यूएशंस हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव को याद रखें, जहाँ पे कॉपर की कमी है, क्योंकि डेटा सेंटर में कॉपर काफी ज्यादा यूज होने वाला है, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है, डिपेंडिंग ऑन कि डेटा सेंटर वाली जो थीम है वो प्ले आउट करती रहे। हमारी जो चौथी
चौथी कंपनी है वो गोल्ड लोन के अंदर डोमिनेट करती है। 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड इंडिया के घरों के अंदर पड़ा हुआ है और इस कंपनी के जो कस्टमर है वो रूरल इंडिया में और सेमी अर्बन इंडिया के अंदर रहते हैं। और जब भी लोन की बात आती है तो जॉब, बहुत सारे पेपर वर्क और क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिनके पास गोल्ड है, मतलब रूरल और अर्बन लोग, उनके पास ये तीनों ही चीज नहीं होती। तो इस सिचुएशन में जो गोल्ड लोन है ये सेफेस्ट लोन की कैटेगरी में आ जाता है और इसके अंदर जो मार्केट डोमिनेट कर रहा है उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। सो जो टॉप लाइन है ये लगातार ग्रो कर रही है, जो बॉटम लाइन है वो लगातार ग्रो कर रही है। इवन एक सेंटीमेंट तो ये आ गया था रिसेंटली कि क्या इसी तरीके से ये ग्रो कर भी पाएगी या नहीं, इस वजह से इसके जो स्टॉक है इसके अंदर हैवी सेलिंग आ गई थी। लेकिन रिसेंटली यहां पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड्स ने यहां पे सेल ऑफ करा है, एफआईआई ने बाइंग करी है। मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर यहां पे चीजें पार्सल हुई है। एफआईआई जो इंडिया की पूरी मार्केट बेच रहे हैं, तो सोचो वो ये स्टॉक क्यों खरीद रहे होंगे। इसका बिजनेस मॉडल सिक्योर्ड लोन के ऊपर चलता है। अगली कंपनी है पीएसयू बैंक और जब भी ये नाम सामने आता है रिटेल इन्वेस्टर भागता दिखता है क्योंकि पीएसयू बैंक के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो इंडियन बैंक है इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। लेकिन जो इसके एनपीए है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कम होते हुए दिखे हैं और ये पॉजिटिव साइन होता है किसी भी पीएसयू के लिए। अगर आप इसके टॉप लाइन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट टॉप लाइन देखने को मिलेगा और जो इसकी बॉटम लाइन है ये भी कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है। इसी के साथ साथ एनपीए भी कम हो रहे हैं और ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इस कंपनी का दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये हमने 5 स्टॉक कंप्लीट कर ले। ज्यादातर लोगों ने स्किप करा होगा, नाम सुने होंगे, कहानी नहीं समझे होंगे और फिर लॉस करेंगे। और कुछ लोग तो ये बोल रहे होंगे वही पुराने लार्ज कैप स्टॉक, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होगी क्योंकि अभी तक जो स्टॉक हमने चूज करे हैं ये डिफेंसिव हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे। याद करो जब गिरी थी तो मेरी नींद उड़ गई थी क्योंकि डिफेंस ही करना भूल गया था। यहां से तो असली कहानी शुरू होती है और 7th कंपनी को ध्यान से देखना और इसकी स्ट्रेटेजी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं आगे बताने वाला हूं। अब जो हमारी अगली कंपनी है वो ऐसी मार्केट के अंदर काम कर रही है जो इस समय पे $5 बिलियन की है। 2030 तक $46 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंश्योरेंस कंपनियों में आप मुझे कुछ नाम बताओ, आप मुझे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या स्टार का बताओगे। और अगर आपको ये चीज पता है और आप हर साल उसका प्रीमियम देते हो क्योंकि कोविड की वजह से आपको यह समझ आ गया है कि हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि संभाले नहीं संभलेंगे, तो एक इंश्योरेंस कंपनी अपने पोर्टफोलियो में हम रख क्यों नहीं लेते जहां पे रेखा झुनझुनवाला जो कि एक बिग बुल की वाइफ है उनका भी स्टेक है और ऐसी कंपनी है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ की स्टेटमेंट देखोगे तो जो टॉप लाइन है वो लगातार आपको ग्रो करते हुए दिख रही है, जो बॉटम लाइन है यहां पर भी आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके अंदर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इसके साथ साथ एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग रिसेंटली बढ़ाई है। आपके सामने इस समय कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे होंगे, इसको पॉज करके जरूर पढ़ लेना। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी एक स्टिकी प्रोडक्ट की तरह होती है, किसी ने भी एक इंश्योरेंस ले लिया सो वो लॉन्ग टर्म तक उस कंपनी का कस्टमर बन के रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक रिकरिंग इनकम आती रहती है। और अगर कोई 3 साल क्रॉस कर लेता है किसी इंश्योरेंस के साथ तो चेंज भी नहीं करता क्योंकि जो मेजर डिजीजेस होती है वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। और स्टार हेल्थ अपनी इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स में से आता है और लगातार मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है। अब बात करते हैं 7वीं कंपनी की। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक स्टॉक मुझे काफी पसंद है, मेरी निगाहों में है। 2019 से मैं इसके अंदर स्टेक लेने की सोच रहा हूं, लेकिन ये मुझे तब भी महंगा लगता था, आज भी महंगा लगता है, लेकिन इसने खुद को बार बार प्रूव करा हुआ है। ये आप इसके चार्ट को देख करके समझ चुके होंगे। ये जो कंपनी है ये डेटा सेंटर के अंदर भी बड़े चढ़ करके रोल अदा करने वाली है। और अगर आप डेटा सेंटर या कहीं पर भी एक नब्ज देखने की कोशिश करोगे तो वो क्या चीज है, वो है इलेक्ट्रिक वायर। अगर आपको कोई भी चीज चलानी है तो आपको वायर एंड केबल की जरूरत पड़ने वाली है और इसकी डिमांड आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है। और इस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। अगर हम इसके टॉप लाइन की बात करें तो आपको लगातार टॉप लाइन ग्रो होता हुआ दिख रहा है। इसके बॉटम लाइन की बात करें तो आपको लगातार इसके बॉटम लाइन में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने लगातार अपनी पोजीशन बिल्ड करी है और जो एफआईआई है इसने पोजीशन कट करी थी 2025 में और अगेन वापस से बिल्ड करना शुरू कर दिया है पॉलीकैब इंडिया के अंदर। लेकिन अगर मैं इसका चार्ट दिखा दूं आपको लास्ट 3 साल का, आप देख सकते हो अप ट्रेंड के अंदर है, 5 साल का अप ट्रेंड के अंदर आपको दिख रहा है
30 से 40% का करेक्शन आपको इस स्टॉक के अंदर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा और पॉलीकैब की जो स्टॉक एनालिसिस है वो आपके सामने है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। अब जिस कंपनी की बात करेंगे, इसकी जो डिमांड है ये रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बड़ी है, काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का और इवन मैं बोलूं ट्रेडर का तो ये फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि गोल्ड को देखो, गोल्ड ऊपर नीचे करता है, लोग ट्रेड करना चाहते हैं। ऑयल को बोलो, लोग ऑयल में जाकर के ट्रेड कर रहे हैं, लोग सिल्वर में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे हैं। लेकिन इससे एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफी ज्यादा खुश है। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? जो कि इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अगर हम इसके स्टेटमेंट्स की बात करें तो आपको यहां पर भी टॉप लाइन के अंदर लगातार ग्रोथ होते हुए दिख रही है, बॉटम लाइन के अंदर लगातार ग्रोथ होते हुए दिख रही है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो, म्यूचुअल फंड्स ने लगातार यहां पे पोजीशन बनाई है, जो एफआईआई है इन्होंने लगातार पोजीशन बनाई है। अब इसके अंदर प्रोमोटर्स क्यों नहीं है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कितने लोगों को पता है, और मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। अब जिस कंपनी में बात करने वाला हूं उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट समझनी पड़ेगी। इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट करीब 16 करोड़ के आसपास है। एक्टिव की बात करें तो करीब 8 करोड़ के आसपास है। जो रियल में ट्रेड करते हैं उनका जो अकाउंट है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है। जो अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हार्डली वो 2 लाख के आसपास है। लेकिन चाहे आप ट्रेड करो, चाहे आप इन्वेस्ट करो, चाहे आप कुछ भी करो, एक प्लेटफॉर्म आप इनडायरेक्टली हर दिन यूज करते हो, अगर आप खरीद रहे, बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है जहां पर जब भी आप बाय या सेल करते हो आपका स्टॉक यहां पे आके डिपॉजिट हो जाता है। जब भी शेयर बाजार ऊपर चलता है ये ऊपर जाएगा, जब भी शेयर बाजार नीचे आएगा ये नीचे आएगा, और रिसेंटली यही चीज आपको देखने को मिलती है। अगर आप देखोगे लास्ट 1 साल के अंदर एक अच्छा खासा 40% का करेक्शन हो चुका, लेकिन 5 साल के अंदर जब बाजार गिरा है ये स्टॉक गिरा है, जब बाजार चढ़ा है ये स्टॉक चढ़ा है। क्या रेवेन्यूज के लेवल पे कोई इशू है? नहीं भाई। अगर आप देखोगे टॉप लाइन यहाँ पे कंसिस्टेंट आपको ग्रो होते हुए दिख रही है। क्या बॉटम लाइन पे कोई इशू है? नहीं, एज सच कोई मेजर इशू आपको देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, शायद शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई इशू होगा, क्योंकि शायद इसको लोग बेच रहे होंगे ना, एफआईआई बेच रहे होंगे, यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है। आप देखो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो लगातार खरीद रहे हैं इसे। जो एफआईआई है उसने बेचा था 2024 में, अब वापस से इसके अंदर पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स को पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन छोटा इन्वेस्टर 40% की क्रैश में बेचना चाहता है, मेरे जैसा ही, जो कि मैं 2019 में सोच रहा था। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि भाई क्रैश हो गया, करे तो करे क्या। मैं यहां पे आपको कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं, बिजनेस समझा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। इंटेलिजेंट आप खुद होगे। अब मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूं जिसमें ज्यादातर लोग लॉस करते हैं, और अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखोगे तो अप ट्रेंड में रहती है, और लॉस भी इस वजह से होता है क्योंकि लोगों को स्ट्रेटेजीज नहीं पता होती, सही तरीके से पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। और इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन मैं आपको यहां से देने वाला हूं। मतलब इंटरेस्टिंग का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो यहां से शुरू होगा। समझ लेना, जो सिर्फ स्टॉक का नाम जानना है उसका कोई फायदा नहीं है, वो दोबारा से लॉस करेगा, और जो जानना चाहता है पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, यहां से उसकी क्लास शुरू होती है। और मैं बात कर रहा हूं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अगर आप देखोगे जो स्टेटमेंट है, ऑल टाइम हाई के आसपास इसके रेवेन्यू है, ऑल टाइम हाई के आसपास इसके आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी आपको सेम ही तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, जहां पे जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, जो एफआईआई हैं वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम इसके ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो आप देखोगे अच्छा खासा ट्रेंड में है, लेकिन लॉस हो जाता है लोगों को, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि बाजार गिर रहा है तो वो रिकवर भी करेगा, चाहे 5 साल या 10 साल का उठा करके देख लो डेटा। हिस्टोरिकली वाली जो कंपनी ये ग्रो करेगी जब जब शेयर बाजार चलेगा, ये ग्रो नहीं करेगी जब जब शेयर बाजार नहीं चलेगा। अब ये हो गए वो 10 स्टॉक जो कि हाई पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन अब यहां पे लोग करेंगे सबसे बड़ी गलती। लोग जाएंगे बोलेंगे यार ये मैं खरीद लेता हूं, ये मैं बेच देता हूं, ये हाई पी है, ये लो पी है, इसमें ज्यादा पैसा, इसमें कम पैसा, ना जाने क्या क्या। एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, जब बाजार में गिरावट आ रही थी ना, मैं लॉस कर रहा था, तब मैंने सीखी थी, ना मुझे यूट्यूब पे मिली थी और ना ही मुझे किसी न्यूज में ये बताई गई है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हिडन है, बहुत प्रैक्टिस के बाद आई है। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना, याद रखना, भूलना मत। सपोज करो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो 1 लाख रुपए का 55% जाएगा बकेट पहले में, जिसको हम फाउंडेशन बोलेंगे। 35% पैसा जाएगा बकेट 2 में, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, मैंने फाइनेंशियल इंडियन ग्रोथ मान लिया है क्योंकि फाइनेंशियल वाली कंपनी है। फिर आएगा बकेट 3, जहां पे मैं हाई कन्विक्शन बेट लेने वाला हूं, ये मेरा रिस्की वाला पार्ट होगा। तो जब हम अपने पोर्टफोलियो में ये तीनों चीजें रखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो सॉलिड होगा और ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए रेडी होगा। तो अब आपने पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से समझ ली है कि कैसे हम अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं और एक पोर्टफोलियो डिजाइन कैसे करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से सुनना। लोगों को ये पता है कि डेटा सेंटर थीम चल रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिडन जेम्स कहां मिलेंगे, कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें डेटा सेंटर की वजह से जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बढ़ गई है, और उन स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। ये जानना है तो ये वाली वीडियो बिल्कुल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करना, और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं।